गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का चैप्टर करते हैं, सेकंड चैप्टर रियल नंबर्स। मतलब वास्तविक संख्याएं। अब जो वास्तविक संख्याएं हैं उनको पढ़ने से पहले जो आपको पहले बताई गई है, जो आपको आती भी होंगी, उन परिभाषाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम प्राकृत संख्याएं, मतलब इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। आपको, मेरे को पता है कि आपको जरूर ध्यान होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। अब जो गिनती वाली संख्याएं हैं, जो काउंटिंग नंबर्स हैं, वो प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन आदि। और इसको किससे, एन से डिनोट करते हैं। ये मुझे पता है, आपको पता भी थी। दूसरी बात करते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, इसको हम होल नंबर्स कहते हैं। अब सीधी सी बात यह है कि यदि हम प्राकृत संख्याओं में जीरो को और ऐड कर दें, मतलब प्राकृत संख्याओं के समूह में, प्राकृत संख्याओं का समूह 1 2 3 4 5, और इसमें क्या कर दें हम, जीरो को और ऐड कर दें, ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यदि हम प्राकृत संख्याओं के समूह में जीरो को और ऐड कर दें तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाती है। थर्ड है पूर्णांक, इंटीजर्स। इंटीजर्स, और इसमें जो पूर्ण संख्याएं है ना, इसको हम डिनोट करते हैं W से, होल नंबर वाले को, और इंटीजर्स वाले को हम डिनोट करते हैं Z से। अब इंटीजर्स क्या होंगे, पूर्णांक। मतलब पूर्णांक क्या होंगे, यदि हम पूर्ण संख्याओं के समूह में, अब पूर्ण संख्याओं का समूह क्या हो गया, जीरो और ऐड हो गया, तो 0 1 2 3 4 5, इस समूह में प्राकृत संख्याओं के नेगेटिव को, क्या, इस नेगेटिव को और ऐड कर दें तो ये पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, यदि हम पूर्ण संख्याओं के होल नंबर्स के समूह में प्राकृत संख्याओं के नेगेटिव को शामिल कर दें तो ये इंटीजर कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। अब बात करते हैं जीरो की। जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ठीक है, ये जीरो है, ना तो धनात्मक पूर्णांक है, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। अब जीरो से इधर चलते हैं हम राइट हैंड को, तो ये क्या है, ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और यदि हम लेफ्ट को चलते हैं, ये नेगेटिव इंटीजर्स, अर्थात
इनको धनात्मक पूर्णांक, इनको ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। इसके बाद है परिमेय संख्याएं। मतलब रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिन संख्याओं को हम P अपॉन Q, P बटा Q के रूप में लिख सकें, P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकें, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। यहां एक बात ध्यान रखेंगे, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि 3/5, 3/5, जैसे कि 7/4, जैसे कि 2/1 है, 3/1 है। इसी तरह नेगेटिव वाले में भी आ जाता है, जैसे -3 है तो -3/1 भी है। अब एक बात क्लियर हो गई हमें कि जो सभी पूर्णांक है, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं, मतलब ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होंगी? जिनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स वो होते हैं, सीधा सा है, ये P अपॉन Q की फॉर्म में रख सकते हैं, और जो पूर्णांक, वो इंटीजर्स जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं रख सकते, जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं रख सकते, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √2, वर्गमूल 2, √3, √5, √7। और इसमें कई बार पूछ लेता है पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो क्या कहेंगे हम? पाई अपरिमेय संख्या है। यहां ध्यान रखेंगे, अगर 22/7 है, 22/7 जो कि हम मानते हैं, पाई का मान 22/7 मानते हैं ना, तो 22/7 तो परिमेय संख्या है, और पाई आ गया तो वो अपरिमेय संख्या है। उसका कारण आपको बता देता हूं कि पाई का जो, इसका जो 22/7 ये मान हम मान लेते हैं, परंतु पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं हो। टॉपिक पर आते हैं। ये तो थी पीछे की जो परिभाषाएं आपको आनी चाहिए थी, फिर मैंने रिवाइज कर दिया। अब वास्तविक संख्याएं क्या है? व्हाट आर द रियल नंबर्स? अब आपको मैंने बता दिया, एक तो परिमेय संख्याएं और एक अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं व अपरिमेय संख्याएं। इनका जो समूह होता है, इनके समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। अब जो आपके चैप्टर में आने हैं उनकी बात करता हूं मैं आपसे। अब सबसे पहले आता है यूक्लिड विभाजन परिमेय का।
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। सबसे पहले आपको इसको अंग्रेजी में लेमा बोलते हैं कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि परिमेयिका क्या होती है। परिमेयिका होती है ना, एक प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है। क्या? प्रूव्ड स्टेटमेंट। सिद्ध किया हुआ कथन होता है। सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे क्या करते हैं, किसी दूसरे कथन को, ये प्रूव्ड स्टेटमेंट है, इसको किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यानी कि प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसे अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे आपको बता देता हूं एग्जाम्पल के द्वारा कि हम मान लेते हैं कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 2 धनात्मक पूर्णांक हैं, 21 और 5 मान लेते हैं। अब 2 धनात्मक पूर्णांक हैं 21 एंड 5। इसमें क्या है, 21 इज ग्रेटर देन 5, 21 5 से बड़ा है। अब इसको करके देखें हम, विभाजन 5 से विभाजित किया, 5 चौक 20, रिमाइंडर 1। अब क्या क्या स्टेटमेंट प्रूव हो रही है इसमें? अगर अब इसको हम जनरलाइज कर लेते हैं, इसको जनरलाइज क्या कर लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं 21 और 5 है, इसकी जगह हम मान लेते हैं ए एंड बी, 2 इंटीजर है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है। अब क्या कर लें, ओके, क्यू और यहां रिमाइंडर आ गया आर। अब इसको जनरलाइज करते हैं ना, तो क्या आ जाता है, ए इज इक्वल टू बी, बी गुणा क्यू प्लस आर। देखो यही था ना, 21 बराबर 5 गुणा 4 जमा 1, 5 चौक 20 और 1 21। इसी तरह ए क्या आ गया, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। पर एक बात और याद रखेंगे, आगे आर, यहां आर क्या होगा, या तो 0 के बराबर होगा। क्या होगा, आर है या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, और इस भाजक से अर्थात इससे छोटा होगा, b से छोटा होगा। ये तो सीधा सा कि हमें भाग का नियम पता ही है। ये जो शेष फल आएगा ये भाजक से छोटा होगा और 0 या 0 के बराबर होगा। ये इसका उपयोग हम करते हैं। अब बात करते हैं हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम, अब इस एल्गोरिथम का मतलब भी हमें पता होना चाहिए। एल्गोरिथम क्या होती है कि एक सीरीज होती है, एक श्रृंखला होती है, स्टेटमेंट्स की, प्रूव्ड स्टेटमेंट की एक श्रृंखला होती है जिसको हम किसी विशेष प्रकार की समस्या के समाधान के लिए उपयोग करते हैं। ये एक श्रृंखला होती है, सीरीज होती है, इसको किसी विशेष प्रकार की समस्या के हल हेतु उपयोग किया जाता है। अब क्या कर ले, वो सीरीज के लिए अब उस विधि देती है हमें और उस विधि को हम वो कर लेते। जैसे हम
मान लेते हैं एग्जाम्पल से ही। अब हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक है, मान लिया हमने C और D, दो धनात्मक पूर्णांक है। C क्या है, D से बड़ा है, C D से बड़ा है, C इज ग्रेटर देन D। अब क्या करें हम, C और D। अब क्या वो स्टेटमेंट क्या थी, लेमा। अब सीरीज बन जाएगी, फर्स्ट सीरीज। हमने इसको डिवाइड किया Q से, R बचा D, नो नहीं R बच गया, D से डिवाइड किया C को, Q R स्टेटमेंट है वो यहां थी A B Q R, ये तो पहले से ही पता है। अब ये फर्स्ट सीरीज में क्या जाएगा, C इज इक्वल टू D इंटू Q प्लस R। यहां ये तो पहले से ही पता है फर्स्ट सीरीज। अब इसके बाद इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और उपयोग किस लिए करते हैं हम इसका, इस श्रृंखला का उपयोग करते हैं महत्तम समापवर्ती ज्ञात करने के लिए, HCF ज्ञात करने के लिए। अब इसको, ये इसका भाजक था, ये इससे, अब इसको यहां कर देंगे। अब यहां गया Q2, यहां क्या आ गया R2। अब ये दूसरी सीरीज बन गई, D इज इक्वल टू R इंटू Q2 प्लस R2। यहां पे क्या जाएगा, R2 लेस देन R। इसी तरह इस सीरीज को आगे और बढ़ाएंगे R से Q3, और कब तक, जब हमारा रिमाइंडर, हमारा शेषफल 0 न आ जाए। इस प्रक्रिया को तब तक बढ़ाएंगे जब तक ये हमारा शेषफल 0 ना आ जाए, और जब 0 आ जाएगा तो उन दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF वो ही पूर्णांक होगा। इसका मतलब इसका R2 होगा। हम जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं अपनी बुक का, जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, फोर्थ क्वेश्चन में से जो पहला दूसरा तीसरा है ना, उसमें तो कुछ प्रूव करना है, वो आपको फिर करवाएंगे। जैसे इसमें दो पूर्णांक है 210 और 55, क्या गया 210 इज ग्रेटर देन 55। आप देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग, 210 को 55 से डिवाइड किया, 3 से 165, शेष बचा 45। फर्स्ट सीरीज 210 इज इक्वल टू 55 इंटू 3 प्लस 45, वही बात आ गई। यहां क्या है तो 45 और लेस देन 55। अब इसके बाद इस सीरीज को आगे क्या आ जाएगा, 55 1 45, और क्या आ गया 0 10, सेकेंड सीरीज आ गई 55 इज इक्वल टू 45 इंटू 1 प्लस 10, यहाँ 0 10 लेस देन 45। अब फिर आगे आ गई 45, 4 से 5, थर्ड सीरीज आ गई 45 इज इक्वल टू 10 इंटू 4 प्लस 5, यहाँ 0 इज लेस देन इक्वल टू 5 और
लेस देन 10। फिर इस सीरीज को और आगे ले जाएंगे, 10, 5 2 जा 10 एंड रिमाइंडर इज 0, मीन्स ये सीरीज कंप्लीट। 10 बराबर 5 गुणा 2 जमा 0। जब r 0 आ जाएगा इसका मतलब सीरीज कंप्लीट, मीन्स HCF इज इक्वल टू 5।